सुबह के 10 बजे अपनी पूरी यूनिट के साथ राउंड के लिए वार्ड में था। वार्ड ठसाठस भरा था। जूनियर डॉक्टर हिस्ट्री सुनाते जा रहे थे। मैं जल्दी जल्दी कुछ मुख्य बिंदुओं का मुआयना कर इलाज जांचें बताता जा रहा था। तभी बगल वाले बेड पर लेटा एक वृद्ध मरीज सरदार जी बोल पड़ा, ओए पुत्र, तू मुझे भूल गया क्या? बड़ा बुरा लगा मुझे, न जाने यह कौन है। नमस्कार वगैरह करने के बजाय मुझ जैसे सीनियर व मशहूर चिकित्सक को पुत्र कहकर पुकार रहा है। क्या बात है बेटे, तुम भी बदल गए? तुम हो यहाँ, यह सोचकर मैं इस अस्पताल में आया और उसने फिर आंखें उठाईं, मेरी ओर एक दृष्टि डाली। एक विचित्र सी शून्यता थी उसमें, मानो वो मुझे नहीं मुझसे परे कहीं देख रही हो। और अचानक मैं उसे पहचान गया। वे तो मेरे पापाजी थे। लेकिन ऐसा कैसे हो गया, इतने सक्षम होते हुए भी यहाँ इस अस्पताल के जनरल वार्ड में? आज से 15 वर्ष पूर्व जब मैं इस शहर में आया था तो इस परिवार ने मेरी बहुत सहायता की। यूँ कहें कि इन्होंने ही मेरे नाम का ढिंढोरा पीट पीट कर मेरी प्रैक्टिस शहर में जमाई थी। उस दौरान कई बार मैं इनके बंगले पर भी गया। बीतते समय के साथ मिलना जुलना कम हो गया, लेकिन इनके पुत्र से तो मुलाकात होती रहती है। उनकी प्रैक्टिस तो बढ़िया चल रही थी। फिर ये यहाँ इस फटेहाल में जनरल वार्ड में अचानक मेरे अंदर कुछ भरभरा कर टूट गया। मैं बोला, पापाजी, आप? अहो, माफ़ करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया था। कोई गल नहीं पुत्र। यह कब हुआ, पापाजी? उनके लकवाग्रस्त अंग को इंगित करते हुए मैं बोला, 3 साल हो गए, पुत्र। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कहा तो मैंने कई बार, लेकिन कोई मुझे लाया ही नहीं। अब मैं आज़ाद हो गया तो खुद तुझे ढूंढता हुआ आ गया यहाँ। आज़ाद हो गया का क्या मतलब? मेरा मन व्याकुल हो गया था। सफ़ेद कोट के वजन से दबा आदमी बेचैन होकर खड़ा होना चाहता था। पुत्र, तुम तो इतने सालों में कभी घर आ नहीं पाए। जब तक सरदारनी थी उसने घर जोड़ रखा था। वो गई और सब बच्चों का असली चेहरा सामने आ गया। मेरे पास 6 ट्रक थे, एक स्पेयर पार्ट्स की दुकान, इतना बड़ा बंगला। पुत्र, तुमको मालूम है, मैं तो था ट्रक ड्राइवर। खुद ट्रक चला चला कर दिन रात एक कर मैंने अपना काम जमाया। पंजाब में ज़मीन भी खरीदी कि अपने बुढ़ापे में वापस अपनी ज़मीन पर चला जाऊंगा। मैं तो रहा अंगूठा छाप, पर मैंने ठान लिया था कि बच्चों को अच्छा पढ़ाऊंगा। बड़े वाले ने तो जल्दी पढ़ना छोड़कर दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। मैंने कहा कोई गल नहीं, दूजे को डॉक्टर बनाऊंगा। वो पढ़ने में अच्छा था, बोलने में भी बहुत अच्छा। उसको ट्रक दुकान से दूर मैंने अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्चा कर पढ़ाया। हमारे पास खाने को नहीं होता था। उस समय मैंने उसे पढ़ने बाहर भेजा। ट्रक का क्या है, उसके आगे की 5 साल की पढ़ाई में मैंने 2 ट्रक बेच दिए। वो वापस आया, अच्छा काम भी करने लगा। लेकिन इनकी माँ गई कि जाने क्या हो गया, शायद मेरी पंजाब की ज़मीन के कारण। पंजाब की ज़मीन के कारण, पापाजी? हाँ पुत्र, मैंने सोचा कि अब सब यहीं रह रहे हैं तो पंजाब की ज़मीन पड़ी रहने का क्या फ़ायदा, सो मैंने वो दान कर दी। आपने ज़मीन दान कर दी? हाँ, एक अस्पताल बनाने के लिए 10 एकड़ ज़मीन। लेकिन आपके पास तो रुपयों की कमी थी। आप ट्रक बेचकर बच्चों को पढ़ा रहे थे। दान करने के बजाय बेच देते ज़मीन, तो ठीक नहीं रहता? अरे नहीं पुत्र, मेरे लिए तो मेरे बच्चे ही मेरी ज़मीन जायदाद थे। वो ज़मीन गांव वालों के काम आए, ऐसी इच्छा थी मेरी। मैंने तो कई बार डॉक्टर बेटे से कहा भी कि चल, गांव चल, वहीं अपनी ज़मीन पर बने अस्पताल पर काम कर, लेकिन आजकल की ऊंची पढ़ाई की यह खासियत है कि जितना आप ज़्यादा पढ़ते जाते हैं उतना आप अपनी ज़मीन से दूर और विदेशी ज़मीन के पास होते जाते हैं। बाहर पढ़कर इनका लड़का, मेरा दोस्त, वापस भोपाल लौट आया था। यही बहुत आश्चर्य की बात थी। उसने गांव जाने की बात पर क्या कहा होगा, मैं सुनना नहीं चाहता था। शायद मेरी कोई रग दुखने लगे, इसलिए मैंने उनकी बात काट दी। क्या आपने सबसे पूछकर, सलाह करके ज़मीन दान करने का निर्णय लिया था? मैंने प्रश्न दागा। पूछना क्यों, मेरी कमाई की ज़मीन थी। उनकी माँ और मैं कई बार मुंबई, दिल्ली के अस्पतालों में गए अपने इसी लड़के से मिलने। वहाँ हमने देखा कि गांव से आए लोग किस कदर परेशान होते हैं। शहर के लोग उन्हें कितनी हीन निगाह से देखते हैं, मानो वे कोई पिस्सू हों जो गांव से आ गए शहरी अस्पतालों को चूसने। मजबूर गांव वाले पूरा पैसा देकर भी, कई बार ज़्यादा पैसा देकर भी, भिखारियों की तरह बड़े बड़े अस्पतालों के सामने फुटपाथों पर कई कई रात पड़े रहते हैं।
तभी उनकी माँ ने कह दिया था, अपनी गांव की जमीन पर अस्पताल बनेगा। यह बात उसने कई बार परिवार वालों के सामने भी कही थी। वो चली गई। लड़कों को लगा उसके साथ उसकी बात भी चली गई। पर तू कह पुत्र, मैं अपना कॉल तोड़ देता तो क्या ठीक होता? नहीं, मैंने बोला भी डॉक्टर बेटे को कि चल, गांव की जमीन पर अस्पताल बनाकर वहीं रह, पर वो नहीं माना। पापाजी की आंखों में तेज चमक आ गई थी। वे आगे बोले, मुझे अपना कॉल पूरा करना था पुत्र, सो मैंने जमीन दान कर दी, एक ट्रस्ट को, और उसने वहां एक अस्पताल भी बना दिया है। हाँ, फिर क्या हुआ? पापाजी को देखते हुए मैंने पूछा। होना क्या था पुत्र, सब लोग मिलकर मुझे सताने लगे। जो बहुएं मेरी दिन रात सेवा करती थीं, वे मुझे एक गिलास पानी देने में आनाकानी करने लगीं। परिवार वालों ने अफवाह फैला दी कि पापाजी तो पागल हो गए हैं, शराबी हो गए हैं। सब भाई एक होकर मेरे पीछे पड़ गए बंटवारे के वास्ते। परेशान होकर मैंने बंटवारा कर दिया। दुकान ट्रक बड़े वाले को, घर की जायदाद बाकी लोगों को। बंटवारे के तुरंत बाद डॉक्टर बेटा घर छोड़कर अलग चला गया। इसी दौरान मुझे लकवा हो गया। डॉक्टर बेटा एक दिन भी मुझे देखने नहीं आया। मेरी दवा लाकर देने में सबको मौत आती थी। मैं कसरत करने के लिए जिस जगह जाता था, वहां मुझे एक वृद्धाश्रम का पता चला। आप वृद्धाश्रम चले गए? मैं लगभग चीखते हुए बोला। हाँ पुत्र, अब 1 साल से मैं आश्रम में रह रहा हूँ। सरदारनी को शायद मालूम था, माँ अपने बच्चों को अंदर से पहचानती है। एक ट्रक बेचकर उसके 3 लाख रुपए उसने मुझसे ब्याज पर चढ़वा दिए थे कि बुढ़ापे में काम आएंगे। आज उसी ब्याज से मेरा काम चल रहा है। आपके बच्चे आपको लेने नहीं आए। मैं उनका आज़ाद हो गया का मतलब कुछ कुछ समझ रहा था। लेने तो दूर, हाल पूछने को फ़ोन भी नहीं आता। उनसे मेरा मोबाइल नंबर गुम हो गया होगा, यह सोच मैं चुप पड़ा रहता हूँ। जिस दिन पापाजी से बात हुई, उसी शाम को मैंने उनके लड़के से बात की। उनको पापाजी का हाल बताया और समझाया कि कुछ भी हो उन्हें पापाजी को वापस घर लाना चाहिए। एक ने तो इस बारे में बात करने से मना कर दिया, जबकि दूसरा लड़का भड़क उठा। उसका कहना था, पापाजी को हम हमेशा अपने साथ रखना चाहते थे, लेकिन वे ही पागल हो गए। आखिर आप ही बताओ डॉक्टर साहब, इतने बड़े लड़के पर हाथ उठाएं या बुरी बुरी गालियां दें तो वो लड़का क्या करे? दवाओं व उपचार से पापाजी कुछ ठीक हुए, थोड़ा चलने लगे। काफी समय तक हर 1-2 महीने में मुझे दिखाने आते रहे, फिर उनका आना बंद हो गया। समय बीतता गया, पापाजी नहीं आए तो मैं समझा सब ठीक हो गया। एक बार आश्रम फ़ोन किया तो बहुत खुशी हुई यह जानकर कि वे अपने घर चले गए हैं। कई माह बाद पापाजी वापस आए, इस बार उनका एक लड़का साथ था। पापाजी अपना बायां पैर घसीटते हुए अंदर घुसे। न तो उन्होंने चहककर पुत्र कहा और न ही मुझसे नजरें मिलाईं। वे चुपचाप कुर्सी पर बैठ गए, एकदम शांत। पापाजी चंगे हो गए अब तो, वातावरण सहज करने की गरज से मैं हल्का ठहाका लगाते हुए बोला। अहो, संक्षिप्त सा जवाब आया मुरझाए होंठों के बीच से। गर्दन पापाजी की तरफ झुकाते हुए मैंने पूछा, पापाजी सब ठीक तो है? पापाजी के मुरझाए होंठ तेजी से हिले पर आवाज निकली सिर्फ आहो। पापाजी लड़के के सामने बात नहीं कर रहे थे, सो मेरे कहने पर वो भारी पांव से बाहर चला गया। लो पापाजी, अच्छा हुआ, मेरे फ़ोन करने से वो आपको घर तो ले आया। लेकिन आप पहले से ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। पापाजी कुछ बोले नहीं, उनकी आंख में फिर एक डर था। पापाजी रो रहे थे, बोलना शायद पापाजी के लिए संभव न था। वे मुड़े और पीठ मेरी तरफ कर दी। कुर्ता उठा तो मैं एकदम सकपका गया। उनकी खाल जगह जगह से उधड़ी हुई थी। कुछ निशान पुराने थे और कुछ एकदम ताजे, शायद यहाँ लाने के ठीक पहले लगे हों। यह क्या है पापाजी? पुत्र, तूने फ़ोन किया, ठीक किया, लेकिन यह क्यों बता दिया कि मेरे पास 3 लाख रुपए हैं? फिर आज आपको यहाँ कैसे लाया गया? मैंने कहा कि रुपए कहाँ हैं, यह मैं तुझे ही बताऊंगा। पुत्र मुझे बचा लो, ओए पुत्र जी, मुझे बचा लो। पापाजी फूट फूट कर रो रहे थे।